अवनी की आंख जैसे ही खुली, विराट ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो न जाने कब से उसे देख रहा था। अवनी तुरंत फर्श पर से उठकर खड़ी हो गई और विराट को सोते हुए देखा और फिर घड़ी देखी। घड़ी में 8 बज चुके थे और वक्त देखते ही वो डर गई। उसने अपने मन में सोचा, अगर विराट को यहाँ किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सोचते हुए उसने तुरंत अपना हाथ विराट के माथे पर रखा, शरीर का तापमान चेक करने के लिए। उसे अब बुखार नहीं था। अवनी ने विराट का चेहरा देखा, जो सोने के नाटक में जबरदस्ती अपनी आंखों को बंद किए हुए था। लेकिन उसकी आंखों को देखकर कोई भी कह सकता था कि किसी बच्चे की तरह वो सोने का नाटक कर रहा है, जिसमें उसे देखने वाले लोग ये पकड़ ही लेंगे कि वो सोया हुआ नहीं है। अवनी एकदम खामोश होकर वहीं खड़ी रही और विराट को ऐसा लगा कि वो वहां से चली गई है। इसी चक्कर में उसने अपनी एक आंख को खोलकर देखना चाहा और अवनी उसे सामने दिख गई। बेचारे के पास उठकर बैठने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसने धीरे धीरे डरते हुए अपनी दोनों आंखें खोली और सामने खड़ी अवनी को देखने लगा। विराट उसे देखकर ये सोच रहा था कि न जाने अवनी उससे किस तरह से बात करेगी। लेकिन अवनी ने कहा, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अवनी के मीठे बोल से एक पल के लिए तो विराट चौंक गया। उसे ऐसा लग रहा था कि वो कहीं दोबारा बेहोश ना हो जाए। पर फिर अवनी का मासूम चेहरा देखकर वो होश में आया और बोला, मैं ठीक हूँ अब। उसने आगे विराट की चिंता करते हुए कहा, दरअसल कल रात आप बारिश में भीगने की वजह से बेहोश हो गए थे। रात भर आपको काफी बुखार भी था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं किसे इन्फॉर्म करूं, इसलिए आपके होश में आने का इंतजार कर रही थी। विराट ने पहले कभी भी अवनी को ऐसे बात करते हुए नहीं देखा था। या तो वो उदास रहती, या रो रही होती, या फिर गुस्से से चिल्ला रही होती थी। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। इससे पहले कि विराट अपनी बात आगे पूरी करता, अवनी ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, आप इतनी रात में यहाँ क्या करने आए थे, और वो भी ऐसे चोरों की तरह? चोर शब्द सुनकर विराट का अचानक से मुंह बन गया, लेकिन उसने इस बात का नॉर्मली जवाब दिया, वो दरअसल मैं रात में घर पे फोन लगा रहा था, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया, तो मुझे चिंता हो गई। मैं जब यहाँ आया तो मेन गेट पर लॉक लगा हुआ था। इस बात से मैं और परेशान हो गया कि इतनी रात में आकर सब लोग कहाँ गए, और तभी मुझे ऐसे चोरों की तरह अंदर आना पड़ा। आवनी ने उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखा और बोली, लेकिन इतनी रात में घर के सभी लोग सो रहे थे, और रही बात बाहर लॉक की, तो बारिश की वजह से गार्ड ने ताला लगा दिया था और खुद अंदर अपने कमरे में थे। तभी विराट को अचानक से ध्यान आया कि उसने तो घड़ी भी नहीं देखी थी और वो अचानक से निकल गया था। उसने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, लेकिन मुझे लगा कि समीर और नंदिनी घर पर नहीं है, तो कहीं कुछ। आप मुझे गलत मत समझिए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको गलत समझ रही हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि चोर की दाढ़ी में तिनका? अमरी ने विराट पर शक करते हुए कहा। उसके साथ विजय ने जो कुछ भी किया था, उसके बाद वो किसी पर भी भरोसा इतनी आसानी से नहीं कर सकती थी। एक इंसान होने के नाते और इंसानियत के नाते उसने रात में विराट की मदद तो कर दी, लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। इससे पहले कि विराट इस सवाल का जवाब देता, तभी अवनी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। किसी ने दरवाजा पीटते हुए कहा, अवनी, बेटा कब तक सोना है? चलो जल्दी से उठकर नीचे आ जाओ, सब नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। ये आवाज किसी और की नहीं, बल्कि अवनी की माँ यानी कि राधिका की थी। अवनी ये सुनते ही डर गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो अपने कमरे का दरवाजा कैसे खोले। वो इधर उधर देखने लगी और घबराते हुए विराट से बोली, आप प्लीज कहीं छुप जाइए। विराट को यह बात बहुत ही अजीब लगी और उसने बड़े ही नॉर्मल तरीके से कहा, लेकिन मैं छुप क्यों जाऊं? इस बात पर अवनी ने गुस्सा करते हुए कहा, आप वाकई इतने नासमझ हैं या फिर सिर्फ नासमझ होने का दिखावा कर रहे हैं? अवनी ने दरवाजा अभी तक नहीं खोला था, तो राधिका उसके लिए और परेशान हो गई। इस बार उसने दरवाजे को और जोर से पीटते हुए कहा, अवनी, उठ जा बेटा, सब ठीक तो है ना? इस बार अवनी ने तुरंत राधिका को जवाब देते हुए कहा, हाँ मॉम, सब कुछ ठीक है। अच्छा तो दरवाजा खोलो, मैं कब से बाहर खड़े होकर इंतजार कर रही हूँ। अवनी को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे और क्या नहीं। उसने विराट पे गुस्सा दिखाते हुए कहा, मैं कह रही हूँ ना आपसे कहीं छुप जाइए। अगर मेरे कमरे में आपको मॉम ने देख लिया ना, तो जाने क्या क्या सोचेंगे। क्या सोचेंगे? उन्हें बता देंगे कि कल रात में घर आया था और मेरी तबीयत खराब हो गई थी, और उनकी बेटी ने रात भर मेरी सेवा की है। विराट ने एकदम नॉर्मल जवाब दिया। अवनी को उसके इतने नॉर्मल रिएक्शन से बड़ी तकलीफ हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ भी समझ नहीं रहा है और बस अपनी बकवास किए जा रहा है। यही सब सोचते हुए अवनी ने राधिका से दोबारा कहा, मॉम, मैं वॉशरूम में हूँ, आप प्लीज नीचे चली जाइए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी नीचे। इस बार राधिका ने कुछ सोचते हुए दरवाजे की दूसरी तरफ से कहा, कोई बात नहीं छोटी, मैं यही बाहर इंतजार कर रही हूँ, मैं प्रसाद लेकर आई हूँ। राधिका की बात सुनकर अवनी और ज्यादा परेशान हो गई। उसे अब विराट से ज्यादा गुस्सा खुद पर आने लगा।
तभी विराट बिस्तर से उठा और गेट की तरफ जाने लगा। उसे ऐसा करते हुए देखकर अवनी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और गुस्से से बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? विराट ने कहा, दरवाजा खोल रहा हूँ, बाहर आंटी कब से आवाज लगा रही है और तुम हो कि तुम्हें झूठ बोलने से ही फुर्सत नहीं है। अवनी गुस्से से लाल हो गई और उसने विराट को डांटते हुए कहा, अरे आपको कुछ समझ नहीं आता है क्या? मैं कह रही हूँ ना कि हम बाहर नहीं जा सकते। लेकिन क्यों नहीं जा सकता आप? मैं रात को काफी डर गया था कि किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया और यही वजह थी कि मैं यहाँ पर बारिश में भीगते हुए आ गया। उन दोनों की बातें राधिका को सुनाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन ऐसा जरूर लग रहा था कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। अवनी, कौन है अंदर बेटा? राधिका ने बड़े ही आराम से पूछा। अवनी को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो पहले जवाब विराट को दे या राधिका को। इससे पहले कि विराट और कुछ उसे कहता, अवनी ने अपना हाथ विराट के मुंह पर रख दिया और दरवाजे की तरफ अपनी गर्दन मोड़ते हुए बोली, नहीं तो माँ, कोई भी नहीं है। उसने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, माँ आप चली जाइए, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। वो क्या है ना कि मैं बाल धो रही हूँ, मैं प्रसाद भी नीचे आकर ले लूंगी माँ। अवनी की आवाज सुनते ही राधिका ने अपने मन में सोचा, अवनी तो कह रही है कि वो वॉशरूम में है, लेकिन उसकी आवाज इतनी तेज आ रही है जैसे वो कमरे से बोल रही हो। राधिका यही सब सोच ही रही थी कि तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई। अगले ही पल सामने अवनी खड़ी थी। राधिका के मन में आए सवाल अचानक से दूर हो गए और अवनी को देखते हुए उसने बड़े प्यार से कहा, तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ मॉम, बिल्कुल ठीक हूँ। अवनी ने जानबूझकर अपने बालों में टॉवल लपेट लिया था और अपने चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें छिड़क ली थी, जिससे कि राधिका को ये लगे कि वो अभी अभी नहाकर निकली है। राधिका ने अपने हाथ से प्रसाद देते हुए कहा, सब नीचे तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। ये कहते हुए राधिका वहां से जाने वाली थी कि अचानक से कुछ टूटने की आवाज आई। अवनी ने अपने माथे पर हाथ पटक लिया और राधिका को डरते हुए बोली, अवनी क्या गिरा है अंदर? इससे पहले कि राधिका अंदर कमरे में चली जाती, अवनी ने उसे रोकते हुए कहा, कुछ नहीं मॉम, मैं देख लूंगी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, मैं देखती हूँ। कहते हुए राधिका कमरे के अंदर चली गई और सामने उसने जो कुछ भी देखा उसे देखते हुए हैरान रह गई। नीचे फोन गिरा हुआ था और विराट उस फोन को उठाने के लिए नीचे झुका ही था कि सामने राधिका खड़ी थी। विराट, तुम इस वक्त यहाँ? अवनी ने जैसे ही देखा उसे समझ नहीं आया कि अब वो उस सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन करे। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, शिट। लेकिन विराट के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। वो तो ऐसे छुपना भी नहीं जा रहा था। विराट फोन उठाते हुए उठा और बहुत ही नॉर्मल टोन में बोला, वो आंटी, एक्चुअली मैं कल रात में आया था, आप लोग कोई फोन नहीं उठा रहे थे देर रात, तो मैं परेशान हो गया। बाहर दरवाजा भी देखा तो लॉक लगा हुआ था, जिसे देखकर मैं बहुत परेशान हो गया। फिर मैं पाइप से होता हुआ घर के अंदर आया, लेकिन मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि रात में तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई यहाँ पर। वो तो अच्छा हुआ कि अवनी ने मुझे देख लिया और उसने रात में मेरा बहुत ख्याल रखा। विराट का ये भाषण सुनते हुए अगर सबसे ज्यादा किसी को गुस्सा आ रहा था तो वो अवनी थी। वो उसे देखकर अपनी बहुत ही गंदी सी शक्ल बना रही थी, जो राधिका को तो नहीं लेकिन विराट को साफ साफ दिख रहा था। विराट की पूरी बात सुनकर राधिका को जरा भी गुस्सा नहीं आया और उसने बड़े ही प्यार से कहा, अवनी, तुमने विराट का इतना ध्यान रखा और जब उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी तो हमें बताना चाहिए था ना। अवनी राधिका के इस रिएक्शन से थोड़ा सा तो चौंक गई, लेकिन इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाती, राधिका ने आगे कहा, चलो कोई बात नहीं। विराट, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? बुखार तो नहीं है ना? विराट ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अवनी को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। राधिका ने फिर से मुड़कर अवनी की तरफ देखा तो वो नकली हंसी हंस रही थी। थैंक्स आपका, विराट ने उसे कहा। राधिका ने अवनी के चेहरे पर हंसी देखी तो सोचने लगी, अवनी के चेहरे पर कितने दिन के बाद हंसी देख रही हूँ। एक अजीब, इसके चेहरे की हंसी बस यूं ही बनी रहे और मेरी बच्ची पुरानी बातों को जल्दी भूल जाए। ये सब सोचते हुए राधिका ने विराट से आगे कहा, चलो अच्छा है, अब तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ और नीचे आ जाओ हम सबके साथ नाश्ता करने के लिए। विराट ने मना करते हुए कहा, नहीं आंटी, मैं बस घर निकलता हूँ। इस बार राधिका ने हक जताते हुए कहा, तुमने जिस तरह से हमारी फिक्र की और कल ऐसी बारिश में दौड़े चले आए और तो और बीमार भी पड़ गए, और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? बिल्कुल नहीं। राधिका ये कह रही थी कि तभी विराट को जोर से छींक आ गई और अब उसका वहां से जाना नामुमकिन हो गया। राधिका ने ऑर्डर देते हुए कहा, जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बनाती हूँ। ये कहते हुए राधिका वहां से चली गई और अवनी जैसा कि सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब विराट की खैर नहीं थी। अवनी ने उसे ध्यान से देखा और उसके पास जाते हुए बोली, आप अपने आप को समझते क्या है? विराट ने अपने कंधे उचकाए और बोला,
मैं खुद को कुछ नहीं समझता। विराट को ऐसे नॉर्मल देखते हुए अवनी को खुन्नस आ रही थी और उसी खुन्नस के साथ उसने अपने मन में सोचा, मन तो कर रहा है इसका सर फोड़ दूं। विराट ने अवनी की तरफ और उसके गुस्से से लाल हुए चेहरे को देखा और बोला, मैं यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आया था। मुझे भी नहीं पता था कि मैं रात में ऐसे बीमार पड़ जाऊंगा। मैं ये भी नहीं जानता था कि मेरी तबीयत की चिंता आप करेंगी, लेकिन ऐसा हुआ और इसमें छुपाने जैसी कोई बात नहीं थी, ना आपकी तरफ से और ना ही मेरी तरफ से। इसलिए मैंने सिर्फ सच कहा, और जब आप सच कहते हैं ना तो पूरी दुनिया सच्चाई का सम्मान करती है। ये कहते हुए विराट वहां से चला गया और अवनी वहीं के वहीं खड़ी रह गई और तभी पीछे से एक बार फिर आवाज आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अवनी ने जैसे ही पलट कर देखा, विराट वहां से जा चुका था। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए। नंदिनी और समीर वापस घर लौटे। इन 2 दिनों में विराट ने जैसा कि उससे वादा किया था अपना पूरा फर्ज निभाया और उसे जब भी वक्त मिलता वो सबसे पहले कश्यप हाउस आता और वहां पर सब कुछ ठीक होने की तसल्ली करता, तभी वापस घर जाता। दूसरी सुनवाई को सिर्फ 3 दिन ही बचे थे और अभी बहुत तैयारी करनी थी। कश्यप हाउस के बाहर समीर और नंदिनी जैसे ही गाड़ी से उतरे, विराट भी वहीं था। घर के बाकी लोग भी उन लोगों के लौटने का इंतजार कर ही रहे थे और उन्हें ये भी जानने की बेचैनी थी कि आखिर वहां पर क्या हुआ। घर पर उन्होंने कोई फोन कॉल नहीं किया था। विराट से भी बहुत ही कम बात हुई थी। इसकी वजह यही थी कि अगर वो लोग इन दिनों ज्यादा फोन पर एक्टिव रहेंगे तो ये बात रिया से छिप नहीं सकती। विराट ने उन दोनों से इशारे में सिर्फ इतना पूछा, काम हो गया? जवाब में समीर ने अपना सर ना में हिला दिया।